गुड मॉर्निंग। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है? ओके, ये जितने हैंड रेज हैं इनमें से कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है? एनी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, पीसीएम और पीसीबी? ओके, कल क्लास स्टार्ट हुआ है। कल मैंने स्ट्रैटेजी बताया था, ठीक है, अंडरस्टूड मान रहे हैं। एक डेफिनेशन को कल हम डिस्कस कर रहे थे, पूरा रिकैप मैं दे रहा हूँ। कल जो स्टूडेंट कंटिन्यू थे, 10 मिनट का थोड़ा सा रिवीजन है, तो सभी स्टूडेंट्स अपडेट हो जाएंगे। तो एक डेफिनेशन नोट करिएगा बेटा, जिनका आज फर्स्ट है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, एक मिनट। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is an art of recording, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing the business transactions. Summarizing the business transactions in money term. In money term, to find the final results of business. ओके, डन। ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि अकाउंटिंग क्या है और क्यों होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले एक थॉट क्लियर करें हम कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, तो हमारे इस सब्जेक्ट की कंप्लीट थॉट प्रोसेस बिजनेस बेस्ड है। हम जो भी कुछ बात करेंगे वो बिजनेस की करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट? एक ट्रेडर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करता है वो उसके ट्रांजेक्शन होते हैं। लाइक गुड्स परचेस्ड, उसने गुड्स परचेस किया, गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, एक्सपेंस पैड, ये सब ट्रांजेक्शंस हैं। 3 स्टेप में अकाउंटिंग करना है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मीन्स टू नोट डाउन द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस को नोट कर लेना। पूरे ईयर में बिजनेस में थाउजेंड्स ट्रांजेक्शंस हैं, हजारों ट्रांजेक्शंस हैं, और हर ट्रांजेक्शन को ईयर एंडिंग डेट तक याद रखना कंपलसरी। जितने भी ट्रांजेक्शन है, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वट एवर, आपके 100% ट्रांजेक्शन ईयर एंडिंग डेट तक मेमोराइज होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन ईयर एंडिंग डेट पर बनने वाले फाइनल अकाउंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। सारे ट्रांजेक्शन मिलकर ही फाइनल अकाउंट बनता है, और फाइनल अकाउंट बताते हैं रिजल्ट। तो जितने भी ट्रांजेक्शंस आपके बिजनेस में पूरे ईयर हुए हैं उन्हें मेमोराइज रखना है। अब एक प्रॉब्लम कि इतनी शार्प मेमोरी किसी की भी नहीं है कि वो सारे ट्रांजेक्शंस को विथ डेट, विथ नेम ऑफ पर्सन, विथ अमाउंट याद रख सकता है। तो याद रखना कंपलसरी और याद रहना नहीं ओरली, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको नोट कर लो। ये ट्रांजैक्शंस जो नोट किए जाएंगे, इसी फंक्शन को अकाउंटिंग ने टाइटल किया है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स टू राइट डाउन द ट्रांजैक्शन, टू नोट डाउन द ट्रांजैक्शन। जिस बुक में ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं उस बुक को अकाउंट्स ने नाम दिया है जर्नल। युवराज, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप इसको भी क्लियर कर लें। मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। जर्नल, जर्नल is primary book of business
इन विच ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। बेटा यहाँ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब मैं मीनिंग बता रहा हूँ, नोट मत करिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन परफेक्ट और प्रॉपर जब हम इन टॉपिक्स बनाएंगे तब पढ़ेंगे। जर्नल बिजनेस की फर्स्ट बुक है, पहली बुक है। ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में आता है, इसलिए अकाउंटेंसी ने इसको बोला है प्राइमरी बुक। इन विच ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। आपके बिजनेस में 1000 ट्रांजेक्शन हुए एक पूरे ईयर में, 1000 ट्रांजेक्शन को डेट के ऑर्डर में नोट कर लेंगे, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये जर्नल। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक पर्पज है, ट्रांजेक्शन को मेमोराइज रखना। हजारों ट्रांजेक्शन है, ओरली याद नहीं रह सकते, इसको याद रखने के लिए हमने नोट कर लिया। इसके अलावा और कोई दूसरा पर्पज इस बुक से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग जिस बुक में हुई है उसका नाम है जर्नल। अब सेकंड स्टेप आती है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का क्या मीनिंग है अपन बाद में बात करेंगे। ट्रेडर की सेकंड नीड है अपने इंडिविजुअल अकाउंट की बैलेंस पोजीशन मालूम करना। एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा अभी तक टोटल कितनी वैल्यू का परचेस हो गया है, टोटल कितनी वैल्यू का सेल हो गया है, मेरा कैश इन हैंड कितना है, मुझे किस किस पार्टी से कितना अमाउंट लेना है और किस किस पार्टी को कितना अमाउंट पे करना है। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। अब ये पोजीशन, ये नॉलेज जर्नल से क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जर्नल में ट्रांजैक्शन आपने डेट के ऑर्डर में लिखे। अब एक डेट पर आपने ट्रांजैक्शन लिखे तो एक ही पेज में परचेस, सेल, कैश, मशीन, फर्नीचर, ड्राइंग, व्हाटएवर सब आ गया। अब आपको एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें सभी अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन हो। आपको एक ऐसी बुक की नीड है जिसमें सभी अकाउंट सेपरेट सेपरेट ओपन हो, राइट? वो बुक कौन सी है? लेजर। Ledger is secondary book of business in which all accounts are to be opened separately. जर्नल के बाद जो सेकंड नंबर पर बुक बनता है वो लेजर है। सेकंड नंबर पर बन रहा है इसलिए इसको अकाउंट सेकेंडरी बुक कॉल कर रहा है। लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ बिजनेस इन विच ऑल अकाउंट्स आर टू बी ओपन सेपरेटली। सारे जर्नल में जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं उनमें जितने अकाउंट इफेक्ट हुए हैं वो सब लेजर में 1 बाय 1 ओपन कर लें। कैसे कर लें? फॉर एग्जाम्पल ये लेजर है, ये लेजर एक बुक है। इस बुक का लेंथ 100 पेजेस, 200 पेजेस, 500 पेजेस, 1000 पेजेस, इवन मोर देन 1000 पेजेस। हालांकि मैं रेक्टिफाई करूंगा कि इतने ह्यूज ट्रांजैक्शन करने वाले लोग अब मैन्युअली अकाउंटिंग नहीं करते। आज के टाइम पर छोटी से छोटी दुकान में कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रही। ठीक है, बंदा अपने लैपटॉप में अकाउंटिंग मेंटेन करता है। मतलब जनरल नॉलेज की बात है। आप बता सकते एक बहुत वेल नोन सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, टैली। ठीक है, मोस्टली ट्रेडर ने, छोटी दुकान की बात कर रहा हूं, ठीक है, बड़ी कंपनीज तो अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, बट एक छोटी भी दुकान है तो टैली से अकाउंटिंग कर रहा है। ठीक है, कुछ सिस्टम वहां चेंज हो जाते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है। बट अभी हम अपनी अकाउंटिंग पढ़ते समय एक ही बात करेंगे, बुक कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, जितने ट्रांजेक्शन उतनी बड़ी लेंथ। ठीक है, अब 1000 पेजेस की लेजर है, इसमें बंदे ने पहले पेज पर बना लिया परचेस अकाउंट, कुछ पेजेस की गैप के बाद बना लिया सेल अकाउंट, फिर कुछ गैप के बाद कैश अकाउंट, सपोज राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, और बाकी के अकाउंट 1 बाय 1 ओपन कर लेगा। अब क्या करेगा इस लेजर अकाउंट ओपन करके? जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर परचेस लिखे हैं, वो सब परचेस इस परचेस अकाउंट में एक साथ आ गए। जर्नल के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जहां जहां सेल लिखा था वो सब सेल अकाउंट में आ गया। कैश ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, राम के ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में, शाम के ट्रांजैक्शन शाम अकाउंट में, और बाकी के ट्रांजैक्शन अपने अपने अकाउंट में आ गए। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, सेपरेशन हो गया। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन मिक्स थे, लेजर में उनका सेपरेशन हो गया। राइट है, परचेस अलग, सेल अलग, कैश अलग, राम अलग, शाम अलग, सैलरी अलग, बिल्डिंग अलग, ड्राइंग अलग। ये सेपरेशन प्रोसेस ही क्लासिफिकेशन है। राइट है, क्लासिफिकेशन मतलब लेजर बनाना। राइट, अब ये सारे परचेस परचेस अकाउंट में लिखने के बाद, सेल सेल में लिखने के बाद, कैश कैश में लिखने के बाद क्या करेंगे? हर अकाउंट का बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज बैलेंस, तो वो बैलेंसिंग कर लेंगे। हर अकाउंट का एक बैलेंस आ जाएगा, वो बैलेंस उस अकाउंट की नेट पोजीशन बताएगा। परचेस का बैलेंस सपोज आ रहा है 1,80,000,
ये बता रहा है आपने अभी तक अपनी शॉप में 1,80,000 का गुड्स परचेस कर लिया है। सपोज सेल का बैलेंस आ गया 2,25,000, आपने अभी तक 2,25,000 का सेल कर दिया है। कैश बैलेंस आ रहा है 22,968। इसका मतलब इतना कैश इन हैंड आपके पास है। ये जो पर्सन है, मैंने आपके समझने के लिए दो ही नाम लिखे। एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारे पर्सन होते हैं। जितने पर्सन डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? पैसा लेना है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो क्या शो करता है? उसको अमाउंट पेबल, उसको उतना अमाउंट पे करना है। बेटा लेजर से ट्रेडर को हर एक अकाउंट की बैलेंस पोजीशन क्लियर हो जाती है। इसी बैलेंस पोजीशन से वो बिजनेस रन करता है। इस बैलेंस का अकाउंटिंग में यूज फर्दर आगे होगा वो अलग बात है। पहले बिजनेस में यूज, अकाउंटिंग डेटा का पहला यूज बिजनेस करने के लिए होता है। ठीक है, तो लेजर बैलेंसेस की हेल्प से ट्रेडर अपना बिजनेस चलाता है। ये सारे लेजर, ठीक, ये जो प्रोसेस है इसको अकाउंट ने टाइटल दिया है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जिस बुक में होता है उसका नाम है लेजर। ठीक, अब पूरे ईयर ये सारे लेजर अकाउंट बनेंगे। ईयर एंडिंग डेट पर इन सभी लेजर अकाउंट्स का बैलेंसिंग हो जाएगा। आपकी लेजर में सपोज 100 अकाउंट्स हैं, 100 में से 10 बैलेंस नहीं बता रहे, ठीक है, उनका बैलेंस जीरो हो गया, हटा दो। 90 अकाउंट बैलेंस बता रहे हैं। अब ईयर एंडिंग डेट है, इस स्टेप के बाद अब सीधे फाइनल अकाउंट बनाने। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, इन बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट, आपको अपने बैलेंसेस की चेकिंग करना है। मेरा एग्जांपल है कि 90 अकाउंट्स बैलेंस बता रहे हैं, आपको चेकिंग करना है ये बैलेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। कहां पर होगी ये चेकिंग? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है वो है समराइजिंग, और समरी इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट विच शोज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। ट्रायल बैलेंस बुक्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। कैसे बताता है? आपके 90 अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, राइट, वन बाय वन नेम ऑफ अकाउंट्स लिख लें। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अब कुछ अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, कुछ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट है, नोन होगा, नहीं है लेजर, इसीलिए हम पढ़ेंगे, राइट। जिन अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस हैं उनके बैलेंस अमाउंट एक साइड लिख दें, जिन अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस है उनका अमाउंट एक साइड लिख दें। कंप्लीट बैलेंसेस लिखने के बाद इन डेबिट बैलेंसेस का टोटल लगा लें, इन क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल लगा लें। टोटल मैच हो रहा है, क्या प्रूफ हो जाएगा? सब करेक्ट है। ये टोटल अगर मैच हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा सब करेक्ट है, ऑल करेक्ट। और अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या प्रूफ होगा? कोई मिस्टेक है। कहां है वो नहीं मालूम, बट मिस्टेक है, राइट है। ये ट्रायल बैलेंस इस तरह से एक्यूरेसी शो कर देता है। ठीक, एक जनरल अकाउंटेंट, एक नॉर्मल अकाउंटेंट का अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि एट द एंड ये टोटल टैली हो जाए। ठीक है ना, वो टेक्निकल एस्पेक्ट पर नहीं जाता, वो अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ठीक है ना, अपन वो बात बाद में करेंगे कि ये डिफरेंस आ रहा है तो क्या है, और अगर टोटल टैली भी हो रहा है, जो कल अपना लास्ट में डिस्कशन हुआ था, राइट। तो ये जो प्रोसेस है इसको अकाउंट ने नाम दिया है समरी। बेटा जी ये जो 90 बैलेंसेस हैं वो लेजर से आ रहे हैं, और लेजर है 1000 पेजेस का। 1000 पेजेस का लेजर जो बैलेंस शो कर रहा है वो एक सिंगल पेज में आ गया। ट्रायल बैलेंस एक शीट से बड़ा कहीं किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, तो 1000 पेजेस की समरी एक सिंगल पेज में कवर हो रही है, इसलिए समरी मींस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो 3 स्टेप में काउंटिंग हुई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग जर्नल में, क्लासिफिकेशन लेजर में, और समरी है ट्रायल बैलेंस। बेटा जी कल यहां तक हमने पढ़ा था, आज जो स्टूडेंट एडमिट हुए हैं पूरी तरह से अकाउंट्स में अपडेट हो गए। ठीक, कोई जीरो लॉस है आपका। क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अब आ रहे लास्ट में, ये पूरी अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन रेस करते हैं, कोई ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने की। एक अल्टीमेट गोल हर ट्रेडर का, दुनिया के हर ट्रेडर का, ठीक है, टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट।
सिर्फ एक बात, प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, एथिकल्स, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये नहीं करते, समाज सेवा नहीं, कुछ नहीं, अल्टीमेट गोल तुम्हारा प्रॉफिट कमाने का है। अब बिजनेस करने का मोटो है प्रॉफिट अर्निंग का, ठीक, उस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग। बेटा जी हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न किसे बोलेंगे? चलता ही रहता है, चलता ही रहता। अब बिजनेस विच रन कंटिन्यूअसली, बंद नहीं होता है। यहां बंद होने का मतलब हॉलीडेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिसॉल्व होने की बात, ठीक है, डिसॉल्व ही नहीं होता है, चलता ही रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक। इंदौर में प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडिया लेवल पर बात करो तो वहां भी, इंदौर लेवल पर बात करो तो वहां भी आप सर्वे करने जाओ एक मार्केट में, आपको ऐसी 10, 20, 50, 100 दुकानें मिल जाएंगी। बंदा बड़ा प्राउडली बोलता है हम 4th जनरेशन है जो ये शॉप रन कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरा 4 फादर्स की हिस्ट्री बताता है कि ये इनकी फोटो लगी हुई है, इन्होंने ये शॉप इतने उस ईयर में स्टार्ट की थी, ठीक है, आज हम चला रहे। क्या है ये? गोइंग कंसर्न। तो मार्केट में बेटा जी आपको जितने भी बिजनेस दिखते हैं वो सब के सब गोइंग कंसर्न, उनकी डिसोल्यूशन डेट अनसर्टन, डिसॉल्व होंगे। दुनिया में कोई भी सस्टेनेबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो टाइम फिक्स नहीं है। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। एक गोइंग कंसर्न बिना बिजनेस डिसॉल्व किए एक सर्टेन डेट पर अगर प्रॉफिट मालूम करना चाहती है तो अकाउंटिंग के अलावा कोई सोर्स नहीं है। अकाउंटिंग ही उसको उसका प्रॉफिट बताएगा, और अकाउंटिंग का वो पार्ट जो बिजनेस को रिजल्ट बताता है, वो पार्ट कौन सा है? जो पार्ट रिजल्ट बताएगा वो है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नोट नहीं करना है, अपन बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। फाइनल अकाउंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ईयर एंड में। रिजल्ट ईयर एंड में आता है, यस और नो? आईपीएल चल रहा है, विनर कौन रहेगा, कब डिसाइड होगा? फाइनल। अपन बोलते ही है ना, स्पोर्ट्स वॉर का एक मॉडर्न फॉर्म है। पहले वॉर होती थी, ठीक है ना, अब वो स्पोर्ट्स के में कन्वर्ट हो गया, तो वो फाइनल अपन बोलते उसको फाइनल है कि फाइनल में डिसाइड होगा कि ये टीम विनर है। इलेक्शन होने वाले हैं, सेंट्रल इलेक्शन इंडिया के होने वाले, कौन सी पार्टी विनर रहेगी ये रिजल्ट वाले दिन क्लियर होगा, ठीक है। आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, वो लास्ट में आता है। तो हमेशा रिजल्ट लास्ट में आता है, राइट। यहां अकाउंटेंसी में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट लास्ट में आता है। तो बिजनेस का लास्ट मतलब एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस सर्टन है, अनसर्टन है? अनसर्टन है। 100 साल बिजनेस चलेगा तो क्या 100 ईयर के एंड में बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे? वो 3 जनरेशन को तो बेचारी को प्रॉफिट ही नहीं मालूम पड़ेगा, वो ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है ना। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी में, क्या कहता है? लॉन्ग लाइफ बिजनेस को, अनसर्टन लाइफ ऑफ बिजनेस को एक फिक्स टाइम पीरियड में स्प्लिट कर दो, ठीक है। आपका बिजनेस 100 ईयर्स का है फॉर एग्जांपल, आप शॉर्ट पीरियड में स्प्लिट कर दो। वो शॉर्ट पीरियड जिसमें आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर लें, अपने फाइनल अकाउंट बनाकर रिजल्ट फाइंड कर लें, और सारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट पीरियड कौन सा है? 31 ईयर। और इंडिया में वो 1 ईयर फिक्स हो गया 1 अप्रैल टू 31। 1 ईयर एक आइडियल पीरियड है उनके हिसाब से। 1 ईयर बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं कंपनी से। आपको मालूम है कंपनी फाइनल अकाउंट कितने टाइम इंटरवल में बना रही है? 4, मतलब क्वार्टरली, ठीक है ना। कंपनी में मूवमेंट बहुत होते हैं, कंपनी का एक्टिविटी टर्नओवर बहुत फास्ट है, ठीक है। 1 साल बड़ा हो जाएगा भाई, 3 महीने में बताओ हमें तो प्रॉफिट। शेयर होल्डर चाहता है 3 महीने में प्रॉफिट, कंपनी का मैनेजमेंट खुद चाहता है 3 महीने में प्रॉफिट, ताकि अपनी परफॉर्मेंस चेक कर ले। तो अब देखो आप, उनके लिए वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में 1 ईयर नहीं, वो 3 मंथ्स है। फाइनल अकाउंट फाइनल ही है, 31 मार्च वाले अकाउंट को ही वो फाइनल बोलेंगे, बट इंटरनल पोजिशन के लिए वो क्वार्टरली फाइनल अकाउंट बना रहे।
तो यहां पर अभी अपन एक प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ईयर एंडिंग डेट पर फाइनल अकाउंट बनेंगे। और इंडिया में एज पर गवर्नमेंट रूल 31 मार्च फिक्स हो गया। फाइनल अकाउंट्स आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। मैंने सिर्फ एक पार्ट अभी रिजल्ट का लिया है, डिटेल बात करेंगे। फाइनल अकाउंट का टर्न आएगा अराउंड आफ्टर 20 डेज 25 डेज। रिजल्ट वर्ड को डिटेल डिस्कशन अपन वहां करेंगे। अभी एक छोटा सा फैक्टर रिजल्ट का, प्रॉफिट और लॉस। आपका फाइनल अकाउंट आपको आपका प्रॉफिट या लॉस बता देगा, बस ट्रेडर को उसका रिजल्ट मालूम हो गया और इसी के साथ ये अकाउंटिंग एंड हो गई। फाइनल अकाउंट से रिजल्ट मालूम हो जाएंगे और रिजल्ट मालूम होने के साथ ही अकाउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। बट इस ईयर का अकाउंटिंग एंडलेस से, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर फिर से ये अकाउंटिंग रीस्टार्ट हो जाएगी, राइट है। अगेन फिर से जर्नल लेजर ट्रायल मंथ्स फाइनल अकाउंट, जर्नल लेजर ट्रायल मंथ्स फाइनल अकाउंट, एक साइकिल है, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा अकाउंटिंग। एक छोटा सा सेंटेंस बीच में आ रहा है, इन मनी टर्म। अकाउंटिंग काय में होगी? मनी। मनी वो आइडियल मेजरमेंट है, मनी वो एक आइडियल टर्म है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को मेजर कर सकते हो। परचेस सेल क्वांटिटी में मेजर हो सकता है, बट सैलरी तो क्वांटिटी में मेजर नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। मनी वो आइडियल टर्म है जिसमें आप सबको मेजर कर सकते हो। परचेस को भी, इतने अमाउंट का परचेस हुआ, इतने अमाउंट का सेल हुआ, इतने अमाउंट का स्टॉक बचा, इतने अमाउंट का एक्सपेंस हुआ, इतने अमाउंट की इनकम हुई, और एट द एंड इतने अमाउंट का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट भी मनी में मेजर होगा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग मनी में होगी। तो पूरा डेफिनेशन आपके सामने। अब एक बार रिवाइज करें, कोशिश करें बिना देखे बोलने की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक, इसी सीक्वेंस में हमें अपना नॉलेज लेना है, बट डायरेक्ट जर्नल पर नहीं आ पाएंगे, कुछ बेसिक बातें और क्लियर करनी होगी, ठीक है। युवराज, आप डेफिनेशन फिर से नोट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। अकाउंटिंग is an art of recording. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing. Recording, classifying and summarizing the business transactions in money term to find the final results of business. ठीक, ओके बेटा। अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं? बहुत बड़ा प्रोसेस है। टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक पूरा ईयर अकाउंटिंग आपसे टाइम लेता है। एक ईयर की बात भी ना करें, एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन की लेंथ पर एक अकाउंटेंट फुल टाइम दे रहा है, 2 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं। बड़ी कंपनीज में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 100 अकाउंटेंट्स की एक पूरी टीम है जो अकाउंटिंग वर्क कर रही है। अब बंदा एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 300 दिन काम किया, 65 डेज हॉलीडेज मान लिए, ठीक है। कितने मैन आवर्स हो गए? 2400। ओके, एक अकाउंटेंट है तो 5 हुए तो 12,000, 12,000 मैन आवर्स हो गए। और अगर 10 हुए तो 24,000। सोचिए आप, मतलब बढ़ाते जाओ। और ये कोई आप मैनिपुलेशन मत मानिएगा डेटा में, अकाउंटिंग की सारी लिमिटेशन ब्रेक हो जाएगी। कहीं कोई लिमिटेशन 11th 12th में आ गई है वो सब ब्रेक हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में 100 अकाउंटेंट्स पूरे ईयर सिर्फ उनका काम ही अकाउंटिंग करने का, ठीक है, और वो अकाउंटिंग करते तब कंप्लीट होती है। अगर हम कंटेंट वाइज बात करें, कल सेमिनार में जो इंडक्शन में बताया, फाउंडेशन में 100 मार्क्स का अकाउंट,
इंटर में 100 मार्क्स का अकाउंट, फाइनल में 100 मार्क्स का अकाउंट, कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। वो ऐसा थोड़ा है भाई कि फाउंडेशन वाला ही अकाउंट इंटर में पढ़ा रहे हैं, इंटर वाला ही फाइनल में। पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। अब तो इंटर की 80% अकाउंटिंग उठकर फाउंडेशन में आ गई। आउटडेटेड टॉपिक्स को इन्होंने हटा दिया, अपडेशन हुआ अकाउंटिंग का। एक टॉपिक था अभी जस्ट पिछले अटेम्प्ट तक ही सिलेबस में था, लास्ट 93 से सीए की ये जर्नी स्टार्ट हुई है 93 से। 93 से पहले 12th स्टूडेंट्स को सीए करने की एलिजिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट ही सीए में आ सकता था। 93 में पहली बार उन्होंने फाउंडेशन नाम का कोर्स अप्लाई किया और 12th स्टूडेंट को अपीयर किया। तब से एक चैप्टर था कंसाइनमेंट, आउटडेटेड था, हटा दिया। कंसाइनमेंट क्या था? अपना गुड्स अदर एरिया में एजेंट के थ्रू सेल करना। यार कहां की बात कर रहे हो यार? अब वो चेंज हो गया, C&F एजेंट, कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मार्केट आ गया इस पर, तुम अभी भी कंसाइनमेंट पढ़ा रहे हो, हटा दिया उन्होंने। तो ये कुछ चीजें अपडेट हुई है। तो इंटर फाइनल सब में अकाउंटिंग चेंज होती जाएगी। तो आप सोचिए कंटेंट वाइज कितनी बड़ी अकाउंटिंग है। तो अब इतनी बड़ी अकाउंटिंग है तो सिस्टम बेस्ड है। एक साइकोलॉजिकल थॉट है कि कोई छोटा मोटा काम आप एवं ही कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क है तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अकाउंटिंग चूंकि एक बहुत बड़ा टास्क है तो हम सिस्टम बेस्ड है। तो आप बता सकते हैं अकाउंटिंग के कितने सिस्टम्स हैं? अकाउंटिंग कितने सिस्टम से की जा सकती है? 3 विच 3? सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। हाँ, इंडियन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो 2 सिस्टम्स हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक बेटा जी, तो इसको नोट करिएगा आप। देयर आर 2 systems of accounting. Number 1, single entry system. In this system, आगे लिखिएगा डैश लगाकर, in this system final accounts are to be prepared. Final accounts are to be prepared with the help of incomplete records or data. Final accounts are to be prepared with the help of incomplete records or data. बेटा जी इससे पहले की बैचेस में ये जैसे ही सिस्टम आता है मैं एक स्टेटमेंट देता था कि बेटा यहां पर हमें इसको नहीं पढ़ना, ये आपका इंटर का पार्ट है। अब जो सिलेबस में चेंज आया, फर्स्ट एग्जाम अभी जून में होगी, वो सिंगल एंट्री इन्होंने फाउंडेशन में रख दिया। डिटेल बात तो अपन फाइनल अकाउंट के बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन देने से पहले, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, अभी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हमने एक जो पूरा कंप्लीट नॉलेज लिया है वो ये है कि पहले बंदा जर्नल बनाता है, फिर लेजर बनाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मान लीजिए एक ऐसा ट्रेडर है जिसने जर्नल नहीं बनाया, लेजर नहीं बनाया, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया वो माइंड में मत लाइए। ये मतलब अपन ट्रेडर कम्युनिटी की बात करें तो बेटा जी करोड़ों ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना। व्यू सबका अपना अपना है। जैसे मैं आपको ये बात इस लेवल पर नहीं समझ में आएगी, आपका कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस पर मैं एक बात कहता हूं, जितने स्टूडेंट्स ने अभी 12th एग्जाम दी है इंडिया लेवल पर,
क्या लगता है सबके सब 100% स्टूडेंट ने पढ़कर ही एग्जाम दी होगी क्या? नहीं ना, कई सारे होते हैं ऐसे टाइम पास वाले लोग, किसी प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम नहीं है, बहुत सारा एस्पेक्ट है ना। तो जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मेजॉरिटी क्राउड शायद 99.9% पढ़कर दे रहे हैं, लेकिन 0.01% तो होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, राइट? तो उनके क्यों नहीं की उस पर थोड़ा जा सकता है। ऐसी सिस्टम कहता अकाउंटिंग करो, बट लाखों ट्रेडर हैं, दो चार की बात नहीं है, लाखों ट्रेडर ऐसे हैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, टाइम नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं। एक अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, आज छोटे से छोटा अकाउंटेंट लेने जाओगे तो 10-15 हजार रुपए पर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है? अराउंड 120 और 180 का खर्चा हो जाएगा। छोड़ो यार, कहां इतना पैसा खर्च करेंगे। हाँ, ये भी एक फैक्टर होता है यार, अपने पास कैश आ रही है, कैश बॉक्स पर तो मैं अकेला बैठा हूं। ये सपोज करो एक शॉप है, ये कैश बॉक्स रखा है, इस पर लॉक है, मैं कहीं जाऊंगा भी तो लॉक करके ही जाऊंगा, कहीं किसी को हाथ ही नहीं लगाना, तो बोले मेरे को अकाउंटिंग की नीड ही नहीं। बहुत सारे रीजन है। तो अल्टीमेट एक थॉट, एक बंदे ने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तीनों नहीं बनाया, क्या वो ट्रेडर फाइनल अकाउंट बना सकता है? से यस और नो? कैसे? वो बात की बात हो गई। इस सिस्टम पर बात करें तो फाइनल अकाउंट में डेटा कहां से आते हैं? अब याद करो 11th में फाइनल अकाउंट क्वेश्चन क्या देता था आपको? ट्रायल बैलेंस ना। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, फिर उसकी हेल्प से फाइनल अकाउंट बनेंगे, ठीक है? एडजस्टमेंट है वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं डेट में, ठीक? फाइनल अकाउंट किसकी हेल्प से बनते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनता है? अभी जस्ट समझा हमने, लेजर बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होंगे लेजर की हेल्प से। और लेजर किसकी हेल्प से बनता है? बेटा जी इंटरडिपेंडेंसी है, सीक्वेंसिंग है और साथ ही में इंटरडिपेंडेंसी है। इस जर्नल की हेल्प से लेजर बनेगा, लेजर की हेल्प से ही ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनल अकाउंट बनेगा। जब मैं कह रहा हूं कि बंदे ने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तीनों नहीं बनाए, क्या फाइनल अकाउंट बनाना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं। तो सिस्टम कहता भाई तू फाइनल अकाउंट नहीं बना सकता। मैंने क्या बोला था अभी, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है और ये कोई 2-4-5 लोगों की कहानी नहीं है, लाखों ट्रेडर है ऐसे, ठीक है? अकाउंटिंग नहीं करते हैं और आप उनको मना कर दो कि नहीं भाई तूने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो तू फाइनल अकाउंट नहीं बना सकता है, तो लाखों ट्रेडर डिस्टर्ब हो जाएंगे। यार अकाउंटिंग करे या ना करे, रिजल्ट मालूम करने की क्यूरियोसिटी तो सबको है। फिर वही एग्जाम्पल, आप सब ने पढ़ाई करके एग्जाम दी, रिग्रेस स्टडी की और फिर एग्जाम दी, आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का। अभी तो ठीक है एग्जाम खत्म ही हुआ, थोड़े टाइम बाद हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, बिना पढ़े एग्जाम दी, वो भी रिजल्ट का वेट करेंगे। तो रिजल्ट तो सबको चाहिए, जो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कर रहे हैं उन्हें भी और जो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें भी। आपने बोल दिया तूने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो फाइनल अकाउंट नहीं बन सकते हैं, तो यहां पर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अकाउंटेंसी ने उन्हीं के लिए सॉल्यूशन निकाला है। अब आपका आंसर था यस, तो वो शायद किसके बेस पर था? सिंगल। यहां पर ये लोग यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जो ट्रेडर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं, जो जर्नल लेजर नहीं बनाते हैं, वो ट्रेडर अपना फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पर बनाते हैं। बहुत डिटेल में बात उस टॉपिक में होगी, मत टेंशन लेना, क्योंकि इससे पहले मैं एक ही स्टेटमेंट था बेटा, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होंगी लेकिन वो हटा दो क्योंकि इंटर में बात करेंगे। अब तो अपन मैंने जो सीक्वेंस बनाया है, सिंगल एंट्री तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक फाइनल अकाउंट ना हो जाए। फाइनल अकाउंट एनपीओ देयर आफ्टर सिंगल एंट्री, इंडेक्स में भी वही चैप्टर, ठीक है? तो डिटेल बात बाद में करेंगे, अपन ब्रीफ बात करते हैं। जो लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, जर्नल लेजर नहीं बनाते हैं, वो हिसाब डायरियों में रखते हैं। आई थिंक पॉकेट डायरी सबने देखी होगी, ऐसी 4-5 जितनी नीड है उतनी डायरियां वो रख लेता है। एक डायरी में डेली का सेल नोट करता है। बेटा जी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ अपने। देखो डेटा तो लिखकर सबको रखना है, बिना लिखे तो कुछ चीजें याद ही नहीं होनी। आज तक
टिल द डेट आपका जो नोट्स बनाने का पर्पज है वो सिर्फ एक है कि क्लास में टीचर से सुनी हुई बात ओरली एग्जाम तक याद नहीं रहेगी, आपने नोट कर लिया, वही इंटेंशन ट्रेडर की है। तो जर्नल बनाने वाला सिस्टमेटिक लिखता है, ये डायरी में ऐसे ही लिख देता है डेली का सेल, अगर कोई क्रेडिट सेल कर रहा है इन केस तो बंदे का नाम और उसका अमाउंट लिख लेता है, एक डायरी में सेल लिख लिया, दूसरी डायरी में डेली का परचेस नोट कर लेता है, एज यूजुअल क्रेडिट परचेस किया है तो नाम और अमाउंट, ठीक। एक डायरी में कहां कहां से कितना कैश आया डेली बेसिस जो रिसिप्ट हो रही है वो नोट कर लेगा, ठीक है। उसी डायरी में या चाहे तो एक सेपरेट डायरी में पेमेंट नोट कर लेगा, सेम भी कर सकता है अलग भी कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। एक डायरी में नोट कर लेता है उसके पास कितनी वैल्यू की कौन कौन सी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है। बेटा जी ये जो डायरियों वाला हिसाब है इसको अकाउंटेंसी ने एक टाइटल दिया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कहीं आपने डेबिट क्रेडिट यूज नहीं किया है, कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया है, इसलिए अकाउंटिंग के लैंग्वेज में वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। ये जो ट्रेडर के पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है इसको एक सिस्टम में फीड किया जाएगा, राइट, और वो सिस्टम आपको डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाकर दे देगा। वो सिस्टम कौन सा है? सिंगल एंट्री। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की हेल्प से कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाने वाला सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम। डायरियों में हिसाब रखा है उसको एक सिस्टम में फीड करते हैं और वो सिस्टम आपको डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाकर दे देता है, वही सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। एनी क्वेश्चन? मजा आ गया सर ये तो, हाँ लगाओ दिमाग, मजा आया कि नहीं? अरे सर क्या बात कर दी, है तो बढ़िया शानदार सिस्टम है, साला कोई झंझट ही नहीं अकाउंटिंग का, सीधे फाइनल अकाउंट, हाँ सीधे फाइनल अकाउंट ईयर एंड में, पूरे ईयर की अकाउंटिंग करने का कोई हेडेक ही नहीं है, ठीक है, और सीधे फाइनल अकाउंट बन जाएंगे। तो ये तो मजेदार सिस्टम है, काहे पढ़ा रहे हो इतना सारा, हटाओ सब अलग, एक अकेले सिंगल एंट्री सिस्टम से ही तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं। हाँ बेटा जी, हाँ अभी मैं उसी पॉइंट को रख रहा हूं। तो आपने अगर ये जज कर लिया कि यार ये तो बढ़िया सिस्टम है, इसमें जर्नल लेजर का हेडेक नहीं, डेली बेसिस कोई रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे ही फाइनल अकाउंट बन जाएंगे, तो बेटा टेम्पररी आपके लिए ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में बात करेंगे तो यहां पर कंक्लूड होगा। अकाउंटेंसी को कंट्रोल करने वाली बॉडी इंडिया में कौन है? ना, कंट्रोल नहीं कर सकती आईसीआई। रूल्स रेगुलेशन, जो रेगुलेशन बॉडी है वो है आईसीआई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाकर उन्होंने रूल्स दे दिया आपको कि अकाउंटिंग ऐसे ही करना है, बट ऐसे ही करना है और ऐसे नहीं करना है, ये राइट आईसीआई के पास नहीं। हाँ बेटा बोलो, कोई घबराना। फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल सही है, लेकिन किसके थ्रू करेगा वो? अभी अपन ने 15 मिनट पहले एक बात की, ट्रेडर बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट मीन्स इनकम, ठीक है, और इंडिया में रहकर अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा। एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जितने ट्रेडर जितना नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके ऊपर वो इनकम टैक्स पे करेंगे, कंपलसरी, राइट है। और ट्रेडर के लिए रूल है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कि आप जो इनकम अर्न करेंगे, जो इनकम जिस पर आप टैक्स दे रहे हैं, उसको प्रूफ करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ फाइनल अकाउंट सबमिट करेंगे, कंपलसरी रूल है। जो भी इनकम आपने शो की, फॉर एग्जांपल मैं एक शोरूम चला रहा हूं, ठीक है, मैंने 18 लाख का प्रॉफिट बताया, कहां से लाए मित्तल साहब 18 लाख का प्रॉफिट? बताओ, फाइनल अकाउंट देना पड़ेंगे, कंपलसरी, ठीक है। अब वो जो फाइनल अकाउंट है वो आईटी एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए। तो हमारी इस पूरी अकाउंटिंग को कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन है? इनकम टैक्स एक्ट। और इनकम टैक्स एक्ट को इन्फोर्स किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि आज आप सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट, इंटर में इनकम टैक्स सब्जेक्ट आएगा,
इंटर में जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट आएगा उसमें 5 हेड की इनकम शो की है। एक बंदा मैक्सिमम 5 सोर्सेस से इनकम अर्न कर सकता है एज पर आईटी एक्ट 1961। वो या तो सैलरीड है, कहीं जॉब कर रहा है, सैलरी के थ्रू इनकम अर्न करता है, या फिर उसकी एक ऑनरशिप की प्रॉपर्टी है जो उसने लेट आउट की हुई है, उससे रेंट रिसीव होता है उसको। इंडिया में सर्वे करने निकलो, करोड़ों लोग हैं सिर्फ किराए की इनकम से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तीसरी एक कम्युनिटी बिजनेस और प्रोफेशन वालों की है। जितने भी बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन को इक्विवेलेंट ले लिया है, ठीक है ना, तो वो माल बेचे या सर्विस बेचे, ठीक है, वो इन बिजनेस या प्रोफेशन हो, वो बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो किसी प्रॉपर्टी को परचेस कर लेते हैं, रेट बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, उसको सेल कर देते, गोल्ड, हाउस, बिल्डिंग, एनी टाइप ऑफ प्रीमाइसेस, शेयर्स, अब 50 चीजें ना, वेल्थ, तो वेल्थ क्रिएशन करके तो कैपिटल गेन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक, फिर चौथा अलग अदर सोर्सेस से, कोई डिविडेंड आ रहा है, बैंक की एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, कोई गैम्बलिंग कर ली, सब कुछ इनकम टैक्स ने कवर किया है। आप 5 हेड से इनकम कमाते हैं, तो उसमें ये एक है बिजनेस। और बिजनेसमैन के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट का रूल है कि आपको जो भी प्रॉफिट आप शो करोगे उसके लिए सपोर्टिंग आपको फाइनल अकाउंट देने हैं, और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये सिस्टम फॉलो करना है, इसलिए पूरी अकाउंटिंग इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब इनकम टैक्स एक्ट ने सिंगल एंट्री सिस्टम को परमिट नहीं किया है। अपन ने कहां से बात की थी कि अगर हमारे माइंड में थॉट आ जाए सर ये तो बेस्ट सिस्टम है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मत मानना, आइडियल नहीं मानना है, टेम्पररी, ठीक है साहब, हमारी मजबूरी थी, इस रीजन से हम अकाउंटिंग नहीं कर पाए, इसलिए हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया, ओके चलो रिलैक्स कर दिया, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनेगी, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक कैजुअल सिस्टम है, किसी इमरजेंसी पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में आप इसको नहीं ला सकते। बड़ा बिजनेस तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, सीधा सा फंडा है, छोटा पर्सन, छोटा आदमी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टू व्हीलर बिना लाइसेंस के चला रहे हो, शायद परमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो 500 रुपए का चालान करेगा, लेकिन एक पायलट बिना कमर्शियल पायलट लाइसेंस के वो किसी प्लेन को रन नहीं कर सकता, वो बड़ा लेवल हो गया ना। तो ऐसे ही छोटी मोटी दुकान सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करेगी, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई कंपनी है, टोटल रेस्ट्रिक्शन कर ही नहीं सकते हो, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करना। चलिए बेटा, और ज्यादा डिटेल में बात अपन रिलेटेड चैप्टर पर करेंगे, बहुत शानदार चैप्टर, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अकाउंटिंग का एक डिफरेंट ओरा आपका बन जाएगा, क्योंकि इतने सारे एनालिसिस उसमें अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो सिस्टम हमें पढ़ना है, जहां से बिगिनिंग होती है हमारी अकाउंटिंग की, डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है बेटा जी डबल एंट्री सिस्टम? इसकी एक डेफिनेशन नोट करिएगा। इन दिस सिस्टम each transaction affects in this system each transaction affects two side of two accounts. In this system each transaction affects two side of two accounts, in which at least one account is to be debited
and another account is to be credited. One account is to be debited and another account is to be credited. बेटा जी एक क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल फिक्स सिस्टम मेरी हर क्लास का है। यहां पर आकर ये मत एनालाइज करिएगा यार सीए फाउंडेशन में सीए की अकाउंटिंग पढ़ने आए थे, सर ने ये क्या 11th वाली अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी। कल मैं क्लैरिटी दे चुका हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये हमारा हार्ड लक है। इतनी वास्ट अकाउंटिंग अगले 5 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है कि इस बेसिक नॉलेज के एब्सेंस में बहुत हर्डल्स आते हैं। यहां कोई एक स्पेसिफिक स्कूल का, एक सिटी का, एक एरिया का स्टूडेंट नहीं है, मिक्सअप क्राउड है। आपको अभी मैं सर्वे करने जाऊं जो इम्पॉसिबल है, मतलब अभी वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं है। हमें अंडरस्टूड है कि यहां पर अगर 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो शायद 40 स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 15 सिटीज को, इवन 20 सिटीज को बिलोंग करते हैं। सबका नॉलेज यूनिफॉर्म हो जाए, इसलिए ये सिर्फ 7 days का एक जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तक का हमारा एक सिस्टम नहीं है। सीए फाउंडेशन में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें बेसिक नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट बीआरएस से स्टार्टिंग हुई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रिपीटर बैच बैठी हुई है हमारी 204 में, 200+ स्टूडेंट्स। कौन है ये लोग? दिसंबर में एग्जाम दिया था, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नेगेटिव हुआ, ठीक है। रिपीट करना है, अभी जून अटेम्प्ट टारगेट है। नाटा एकेडमी का भी 50-60 स्टूडेंट है, लेकिन 2/3 स्टूडेंट बाहर का है। एक ही व्यू, बेसिक की एब्सेंस में आगे की चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। तो मेरा अल्टीमेट गोल है कि सारे स्टूडेंट जो आगे की अकाउंटिंग मेरे से पढ़ रहे हैं एक यूनिफॉर्म नॉलेज पर आ जाए। बेशक आपको ये सब कुछ आता है, मे भी पॉसिबल कुछ नई बातें मैं बताऊं, ठीक। अब इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने से पहले हम इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करें। पहले उन 2 वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिर ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इन दिस सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 साइड ऑफ 2 अकाउंट्स। फर्स्ट वर्ड इज साइड, 2 साइड्स। जो डेफिनेशन लिख रहा है 2 साइड होते हैं। कौन से 2 साइड होते हैं? डेबिट क्रेडिट, बिल्कुल सही है। ये 2 साइड है अकाउंटेंसी के, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात करेंगे डेबिट मीन्स व्हाट, डेबिट का मतलब क्या? यस, एनी आइडिया? ओके, एक रूल है। ओके, एनी और अदर आंसर? ओके, यस, आपका आंसर बाहर गया। और इधर से कोई? एग्जैक्ट वर्ड डेबिट का बेटा जी, यही मैंने क्लैरिटी इसीलिए दी है। पूरी की पूरी अकाउंटेंसी मीनिंग ऑफ डेबिट और मीनिंग ऑफ क्रेडिट पर बेस्ड है, ठीक है ना, पूरी अकाउंटिंग। इसलिए इन वर्ड्स के दोनों के बहुत इजी से मीनिंग है और वो हम क्लियर कर ले। अभी हम 3 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे। आई होप सबको क्लियर है बेटा जी। वो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इसी मीनिंग ऑफ डेबिट मीनिंग ऑफ क्रेडिट पर बेस्ड है, वो कहीं आसमान से नहीं उतरे, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ डेबिट मीनिंग ऑफ क्रेडिट की बात करें, उस पर आने से पहले एक थॉट समझें तो वो मीनिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। बिजनेस एक एक्शन पर बेस्ड है। बिजनेस में एक एक्शन मतलब 2 एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस 2 एक्शन पर बेस्ड है। मतलब दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, इन 2 एक्शंस के अलावा और कुछ होता ही नहीं। मेरे वर्ड को स्ट्रेस देना, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं बोला है, मैंने एक्शन बोला है। ट्रांजैक्शन हजारों होते हैं, एक्शन 2 ही होती है, गिव एंड टेक। थोड़ा सा एनालाइज करिए मेरे इस थॉट को। मैंने बोला बिजनेस सिर्फ 2 एक्शन पर बेस्ड है और वो 2 एक्शन से गिव एंड टेक। क्या मेरे से आप एग्री हैं? बेटा जी बिजनेस में गिव एंड टेक के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। गिव एंड टेक ओनली गिव एंड टेक, लेन देन, ठीक है ना। आप एक ट्रेडर है, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपकी शॉप पर अभी एक कस्टमर आया, उसने आपको बोला भैया ये सामान दे देना, वट एवर जो भी आप सेल करते हो, ठीक है। आपने उसको गुड्स दिए,
आपने उसको गुड्स दिए, वो आपको कैश देगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की बात करें तो आपने गुड्स दिया, आपको कैश मिला, गिव एंड टेक, है ही नहीं इसके अलावा कुछ। आपने सामान दिया, आपको पैसा मिला, गिव एंड टेक मेंटेन हो गया। आप किसी सप्लायर से परचेस करने गए, ठीक है ना, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर से परचेस करने गए, तो आपने गुड्स लिया, उसके अगेंस्ट उसको कैश दिया, ठीक है, फिर से गिव एंड टेक। अच्छा सर, गुड्स के साथ ही होगा ना, और कहीं थोड़ी होगा? नहीं, सभी जगह होगा। सारा काम आप नहीं कर सकते हो, तो आपने अपनी हेल्प के लिए एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया। अब एम्प्लॉय से क्या ले रहे हो? सर्विस। और उसके अगेंस्ट उसको क्या दे रहे हो? सैलरी, मतलब कैश। सैलरी नाम दे दिया आपने उसको, है तो कैश ही ना। तो आपको सर्विस मिली, आपने कैश दिया, गिव एंड टेक मेंटेन है। कहीं से भी चले जाना, गिव एंड टेक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट है। तो बस बेटा जी, यहीं पर इन दो एक्शन से दो साइड बने हैं, ठीक है। टेकिंग, इसी को सिनोनिम रिसीविंग बोल सकते हैं हम। डेबिट मीन्स रिसीविंग। कोई रूल नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, नो, पहले वर्ड डेबिट का मीनिंग, ठीक है ना, नोट करिएगा उसको। डेबिट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। डेबिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग। डेबिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग, ओके। अपोजिट क्रेडिट का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। रिसीविंग मीन्स डेबिट, गिविंग मीन्स क्रेडिट। तो क्रेडिट को लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन में, क्रेडिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ गिविंग। डेबिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग लिखा। अब आगे लिखिए, क्रेडिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ गिविंग। बहुत सिंपल वे में बात करें, डेबिट मीन्स रिसीविंग, क्रेडिट मीन्स गिविंग। आपके बिजनेस में जब कुछ आएगा, आपके बिजनेस में जब कुछ रिसीव होगा, उस समय आप डेबिट वर्ड यूज करेंगे। आपके बिजनेस से जब कुछ जाएगा, आप कुछ देंगे, कुछ भी गिवन है, तो आप उस समय क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। डेबिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग, क्रेडिट फॉलो द ऑस्पेक्ट्स ऑफ गिविंग, राइट है। अब अकाउंटेंसी इन्हीं को तीन फैक्टर में डिवाइड कर लेता है, ठीक। बिजनेस किसके साथ होता है? पर्सन के साथ। पर्सन के अलावा बिजनेस किसी और के साथ नहीं हो सकता है, राइट है। बिजनेस काय का होता है? कमोडिटीज, गुड्स, ओके। और बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ एसेट्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक बेटा जी। तीसरा, बिजनेस की हेल्प के लिए आपको सर्विस चाहिए, सर्विस लेते भी हैं आप, सर्विस देते भी हैं। बेटा जी, इन तीनों फैक्टर में जब रिसीविंग एस्पेक्ट होगा, पर्सन की बात करें, कमोडिटी एसेट्स की बात करें या सर्विस की, तो रिसीविंग एस्पेक्ट है तो डेबिट हो जाएंगे, और गिविंग एस्पेक्ट है तो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को थोड़ा सा पॉलिश्ड कर देंगे तो वही आपके तीन रूल बन गए। अल्टीमेट जो रूट है उसकी बात करो तो रूट तो रिसीविंग एंड गिविंग ही है ना, इसलिए अब आपका नॉलेज परफेक्ट हो गया, राइट है। तो जो डेबिट है वो रिसीविंग ऑस्पेक्ट को फॉलो कर रहा हो, जो क्रेडिट है वो गिविंग ऑस्पेक्ट को फॉलो कर रहा है। डन बेटा। चलिए अब अपन बात करेंगे अकाउंट की, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा कल। बेटा जी सब कंफर्टेबल हैं? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इंडिविजुअली भी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, मेरे टीचिंग में तो आप फ्रैंकली बताइए, जहां तक होगा हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक बेटा जी। कल मिलेंगे, गुड डे।